हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। संजय अकेडमी टीजीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी का दोस्त। आइए हम लोग हिंदी शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरुआत किया जाए। आ गया सामने। दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। है ना? यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उसे दूर रहने के लिए दृढ़ संकल्प करना छोड़िए, क्योंकि जब आप उससे दूर दूर रहने की कस्में खाते हैं तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं। ठीक है? हाँ, क्या होगा? दूर करने। दूर करने से मतलब क्या सेंस हुआ? दूर रहने की। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं। संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होता है। यदि दूसरे कारण एकदम प्रतिकूल हो तो अकेली भावना क्या करेगी? कोई तरुण अपने शरीर को बलवान बनाना चाहता था, खाने पीने के साधारण नियमों का ख्याल नहीं करता, स्वच्छ वायु में नहीं सोता, व्यायाम नहीं करता, केवल भावना के ही बल पर बलवान होना चाहता है। ठीक है ना? यह असंभव है। भावना अपना काम करती है, किंतु अकेली भावना खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम सभी की जगह नहीं ले सकती। आवाज नहीं जा रही है? तो हम्म सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना एक ही है, जिसे सभी। हाँ, बोलिए। तो हम क्या करें अब? आएगा तब ना। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उनमें। सभी धर्मों ने प्रमुख माना है। सभी के प्रति मैत्री, गुड़ियों के प्रति श्रद्धा, दुखियों के प्रति दया, भावना के इन्हीं पक्षों को अपनाने का प्रयत्न और अभ्यास व्यक्ति के निर्माण की कुंजी है ना? चलिए आइए देखते हैं। चलें आगे। देखिएगा। शरीर को बलवान बनाने की इच्छा रखने वाले को क्या करना चाहिए? बलवान बनने की भावना, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, अच्छी जीवन शैली का अभ्यास, सभी के प्रति मैत्री भाव। बी। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। कि शरीर को बलवान बनाने की इच्छा थी। तो शरीर को बलवान बनाने की इच्छा मतलब शरीर को बलवान बनाने की इच्छा करने वाले को क्या चाहिए? अच्छी जीवन शैली का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है? अगर जीवन शैली अच्छी होगी, है ना, तो अगर हम सही से अभ्यास करेंगे तो व्यक्ति का निर्माण, लास्ट में लिखा था ना, देखिए, कि भावना के इन्हीं पक्षों में अपनाने का प्रयत्न और अभ्यास व्यक्ति के निर्माण की कुंजी है ना? तो हम अगर अपनी सब कुछ अच्छा रखेंगे तो अच्छी जीवन शैली का अभ्यास करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा।
आसान सा प्रश्न है। हाँ, मैत्री का मतलब मित्रता, है ना? अच्छा भाव, मित्रवत स्वभाव। जी। सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना कौन सी नहीं है? दुखियों के प्रति उपेक्षा, गुणियों के प्रति श्रद्धा, सभी के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति दया। एक नंबर। इसके लिए हाँ, उपेक्षा का मतलब आप दुखी है तो उसका मजाक उड़ाइए, परिहास करना, उस पर हंसना, है ना? तो सभी भावना में जी, तो सभी भावना में श्रेष्ठ भावना नहीं है कि जो दुखी है, दीन है, जो लाचार है, उसको देखकर मजाक उड़ाइए, है ना? ये उपेक्षा करना क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बुरी आदत छोड़ने का बुरी आदत छोड़ने का दृढ़ संकल्प करने पर भी बार बार असफलता क्यों मिलती है? दृढ़ संकल्प याद नहीं रहता, जब दूसरे के कहने का संकल्प लिया जाता है, जब भावनाएं बलवती नहीं होती, दृढ़ संकल्प में भी उसी आदत का चिंतन छाया रहता है। हम्म। बुरी आदत छोड़ने का दृढ़ संकल्प करने पर बार बार असफलता क्यों मिलती है? क्योंकि दृढ़ संकल्प में भी उसी आदत का चिंतन छाया रहता है या बना रहता है। यही नहीं पढ़े थे? बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी, है ना? चलें आगे। खुश रहिए। लेखक ने किस बात को असंभव बताया है? अवगुण को दूर करना, सद्गुणों को अपनाना, भावनाओं के बल पर ही लक्ष्य की प्राप्ति, उद्देश्य प्राप्ति के लिए केवल चिंतन करना। चलिए डी। हम्म। लेखक ने किस बात को असंभव बताया? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग। बिल्कुल। भावनाओं के बल पर ही लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मन में खाली रखिए कि हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा करेंगे, और कर्म करिए ही नहीं। बस खाली सोचिए सीटेट पास करना है, सीटेट पास करना है, लेकिन पढ़ने की बात आए ना, ना क्लास नहीं करेंगे। हम क्लास व्लास नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। हम्म। हम्म। व्यक्ति के निर्माण की कुंजी किसमें निहित है? व्यायाम एवं नियमों का पालन में, भावनाओं के श्रेष्ठ पक्षों को अपनाने में, समाज के सहयोग में, अपने अवगुणों की पहचान में। बताएं। हेलो। क्या होगा 5 का?
हेलो। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? क्या हुआ? हेलो। आवाज नहीं जा रही है? क्या बोल रहे हैं? कोई किसी का आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो। क्या हुआ? चलिए, क्या होगा आंसर बताएं। स्क्रीन दिखा? क्या हो गया? चलिए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर? हाँ। बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का। बोलिए। हेलो। आवाज नहीं जा रही क्या? बोल नहीं रहे कोई? व्यक्ति के निर्माण की कुंजी किसमें निहित है? व्यायाम एवं नियमों में, भावनाओं के श्रेष्ठ पक्षों में, समाज के सहयोग में, अपने अवगुणों की पहचान में। भाई, भावनाओं के श्रेष्ठ पक्षों को पहचानने में और उसको अपनाने में। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि लास्ट का ही लाइन था, व्यक्ति के निर्माण की कुंजी किसमें निहित है? श्रेष्ठ पक्ष को अपनाने में। क्या था? गुड़ियों के प्रति मित्रता, यही था ना? सभी के प्रति सम्मान, दुखियों के प्रति दया, यही सब तो था ना? छठा। तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं, वाक्य से क्या अभिप्राय है? उसी बात के बारे में सतत विचार करना, उसी बात का अध्ययन करना, उसी बात के बारे में लिखना, उसी बात के दूसरों से चर्चा करना। चलिए, ए। उसी बात के बारे में सतत विचार करना है ना? तो आसान सा प्रश्न है। एकदम आसान है, इसको सोचना नहीं है। प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द है।
विपरीत अनुकूल अनुसार चिरकाल, बिल्कुल हो जाएगा अनुकूल, है ना? ठीक है। अवगुण कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? आ है, अन है, औ है, अनु है। हो जाएगा औ, औ जोड़ गुड़ हो जाएगा अवगुण। चलिए एक गद्यांश और है, दो गद्यांश है इसमें, ठीक है? नहीं, ऑनलाइन में दे दिया था, कोई कोई सेट में दे दिया था। नहीं, देना तो नहीं चाहिए। अभी तक एक गद्यांश एक पद्यांश दिया है और संस्कृत में दो गद्यांश। चलिए ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अधिकांश देशों में शिक्षा की आधुनिक राष्ट्रीय प्रणाली सैद्धांतिक और कागजी स्तर पर बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होती है, लेकिन व्यवहार में स्कूली शिक्षा बिरले ही ऐसे मौके और बौद्धिक साधन देती है जिसमें बच्चे अपने सामाजिकृत अंतस पर विचार कर पाएं। साधारणतः शिक्षा की ये प्रणालियां बच्चे के चिंतनपरक क्षमताएं विकसित करने के बजाय उनमें वफादार नागरिक के लक्षणों को परिष्कृत करने में लगी रहती हैं। जहाँ तक, है ना, कह रहा है क्या, जहाँ तक अतीत की पढ़ाई से संबंध है, विभिन्न शिक्षा प्रणालियां बच्चों को एक स्वीकृत राष्ट्रीय अतीत में समाजीकृत करने का कार्य करती हैं। परिवार में संपन्न होने वाले प्राथमिक समाजीकरण से भिन्न है। द्वितीयक समाजीकरण की संस्था की तरह स्कूल राष्ट्र के अतीत का स्वीकृति ज्ञान बच्चों को देता है। किसी भी देश में प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार यह भूमिकाएं कानून के पालन से लेकर युद्ध के समय देश के लिए लड़ मरने तक की हो सकती है। मतलब पूरा का पूरा राष्ट्रभक्ति के बारे में भी है ना? और प्राथमिक द्वितीयक जो समाजीकरण की संस्था है यहाँ से भी है। ठीक है ना? गद्यांश बहुत अच्छा है। प्रश्न देखिएगा, आसानी से मिल जाएगा सब। शिक्षा प्रणालियों को किस बात के लिए प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए? जो शिक्षा प्रणालियां हैं किसके प्रति? कि बच्चों को आज्ञाकारी नागरिक बनाने के प्रति, बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने के प्रति, बच्चों को राष्ट्र के गौरव से मात्र परिचित कराने के प्रति, बच्चों को राष्ट्र में अतीत कंठस्थ कराने के प्रति। हम्म, समालोचनात्मक चिंतन, है ना? अरे भाई आपको बताए थे समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग जहां से पॉजिटिव होता है ना? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहाँ क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। तो वो गायब हो जाते हैं तो हम क्या करें? मेन मौका पे गायब हो जाइएगा। गद्यांश में किस संस्था को बच्चे के समाजीकरण की द्वितीयक संस्था कहा गया? परिवार, राष्ट्र, आस पड़ोस, विद्यालय। बिल्कुल, विद्यालय। विद्यालय क्या है? द्वितीयक है। और परिवार क्या है? प्राथमिक है। वर्तमान शिक्षा प्रणालियां राष्ट्र के अतीत का शिक्षण किस उद्देश्य से करती हैं? देश के प्रति जान भी देने का भाव पैदा करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की ताकत पैदा करना, बौद्धिक रूप से सक्षम प्राणी बनाना, स्वयं चेता मनुष्य के रूप में विकसित करना। वर्तमान, हाँ, और कहाँ, वहीं से है ना?
कौन सा दो आंसर? हम्म। और लोग का आंसर? चलिए, वर्तमान शिक्षा प्रणालियां, है ना, वर्तमान शिक्षा प्रणालियां राष्ट्र के अतीत का शिक्षण का उद्देश्य देश के प्रति जान भी देने का भाव पैदा करना। ठीक है ना? देश के प्रति क्या चीज, कैसे, कहाँ से, क्या लिखा है? आज की भूमिकाएं देखिए। कानून के पालन के लिए युद्ध के समय देश के लिए लड़ मरने की तक की हो सकती है, क्या बोला था? और देखिए, यहाँ देख लीजिए, कागजी स्तर बच्चे को बौद्धिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस व्यवहार में स्कूली बिरले ऐसे मौके बौद्धिक सामाजिकृत अंतस पर विचार है प्रणाली बच्चे के चिंतन पर क्षमताएं हैं, उनमें वफादार नागरिक के लक्षणों को परिष्कृत करने में लगी हैं। सारा इसका सेंस क्या निकल रहा है? अतीत की पढ़ाई से संबंध है, विभिन्न शिक्षा प्रणालियां बच्चों में एक स्वीकृति राष्ट्र अतीत में समाजीकृत कार्य करने का है, परिवार में संपन्न होने वाले प्राथमिक समाजीकरण से भिन्न है। पॉइंट यही है लास्ट वाला, किसी भी देश में प्रचलित परिस्थितियां के अनुसार यह भूमिकाएं कानून के पालन से लेकर युद्ध के समय देश के लिए लड़ मरने तक की हो सकती है। तो जान की बात कर दी है ना, और क्या है? देश के प्रति जान भी देने का भाव पैदा कर, देश की बात आए, राष्ट्र की बात आए तो जान भी दे देंगे, ऐसी सिस्टम प्रणाली है राष्ट्र के प्रति। जहां तक अतीत की पढ़ाई, आप तो बोले थे ए और सी तो पूरा होगा नहीं, आप बोले थे ए और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? ये कैसे हो गया? हाँ, ये कहाँ से गड़बड़ा गया भाई? क्या हो गया? बड़ा दिक्कत कर देने लगता है। तो चलिए, जहां तक अतीत की पढ़ाई से संबंध है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द किस विषय की ओर संकेत कर रहा है? भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, गणित। हम्म। इतिहास। ये तो आसान सा है। गद्यांश के संदर्भ में अंतस का अर्थ है आंतरिक चेतना, भीतर से तपा हुआ भीतरी चमड़ी, मन का ताप। आंतरिक चेतना, नहीं मार देंगे कि भीतर से तपा हुआ, है ना? आधुनिक का पर्याय विपरीतार्थक शब्द है, नवीन, अर्वाचीन, प्राचीन, वर्तमान। हाँ, आधुनिक का विपरीत पूछा है, प्राचीन। हम्म। बिल्कुल। राष्ट्रीय में प्रत्यय है, इन है, ई है, ई है, ई है। राष्ट्रीय। चलिए,
रीमा ने एक सांप के बारे में अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों से कहा, आप कल्पना करें कि आप सांप हैं। आप सोचिए कि आपके आपके साथ क्या होगा। इस गतिविधि के माध्यम से रीमा विद्यार्थियों को क्या करवाना चाह रही हैं? व्याकरण की बेहतर समझ। कल तो क्या होगा? कल्पनाशीलता। बिल्कुल, कल्पनाशीलता, है ना? और रचनात्मकता का पोषण। सृष्टि सृष्टि की कक्षा में एक विद्यार्थी अपने मित्र से अपने क्या लिखा है, स्वप्रश्न, है ना? अपने क्या स्वप्न होना चाहिए? हाँ, ये स्वप्न है, थोड़ा सा ऐसे रहना चाहिए। अपने स्वप्न, है ना? अपने स्वप्न के बारे में कहती है और उसके मित्र उसके प्रश्न का उत्तर देती है। सृष्टि किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? प्रश्न करना, साक्षात्कार, भूमिका निर्वाह, चर्चा। क्या होगा? साक्षात्कार। और लोग बताएं। भूमिका निर्वाह। अच्छा, चर्चा। एक प्रश्न छोड़ के सभी आंसर आ गया, है ना? हाँ, सी। कितने लोग का सी है? कितने लोग का डी है? दोनों है। अब अब बी, बी किसका किसका है? चलिए, सृष्टि की कक्षा में एक विद्यार्थी अपने मित्र से अपने स्वप्न के बारे में कहती है। तो मान लीजिए, जैसे हमने स्वप्न देखा, है ना? और हमने किसी से बताया, तो वो पूछ रहा है कि सपने में क्या क्या देखें। तो कह रहा, सपने में तो बहुत कुछ देखे, रात में ये हो रहा था, वो हो रहा था, है ना? है कि नहीं? तो वो क्या है? साक्षात्कार है, इंटरव्यू। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, बाकी और लोग तो डी बी पे पहुंचे हैं, सी पे। अरे बात समझिए ना। तो उसके मित्र उसके प्रश्न का उत्तर देते। हाँ, कराया हुआ है। देखिए। देखिए, कक्षा में, मान ली कक्षा की बात है ना, तो कक्षा में एक विद्यार्थी है, सृष्टि। तो सृष्टि क्या की थी? रात में स्वप्न देखी थी। ठीक है ना? जब कक्षा में गई तो अपने मित्र से कही स्वप्न के बारे में। तो उसका मित्र सपने में उससे पूछ रहा है, दिन तब पूछा क्लास में कि सपने में क्या क्या देखी है। तो भाई, क्या क्या किसी से जब हम पूछते हैं तो इंटरव्यू में तो प्रश्न किया जाता है ना, कि वो भूत बन के दिखाएगी सपने में। तो भूमिका निर्वाह होगा अगर भूत बन के दिखाएगी तो, जो सपना देखी होगी। हाँ, तो अब थोड़ी करने जाएगी वो। इसलिए क्या है? चर्चा, यहाँ चर्चा थोड़ी है। यहाँ स्वप्न के बारे में पूछ रही है। तो सृष्टि किस युक्ति का प्रयोग कर रहे थे? सृष्टि क्या कर रही है? इंटरव्यू मेथड।
प्रश्न करना, तो प्रश्न सृष्टि थोड़ी कर रही है। सृष्टि तो प्रश्न का आंसर बता रही है ना, सपने जो देखी वो बता रही ना, ना कि उसका मित्र कर। उसका मित्र अगर पूछता तो मित्र करता तो प्रश्न करना, लेकिन मित्र नहीं पूछा। सृष्टि किस युक्ति का प्रयोग कर रही है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं? यहां पूछा क्या है, सृष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है। लक्ष्य भाषा का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है। शिक्षार्थी करते समय बेहतर तरीके से सीखते हैं। पठन बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रवण कौशल दूसरे कौशल से पहले होना चाहिए। चलिए बी। डी। हम्म, ठीक। चलिए, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया क्या पूछा है। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, समग्र माने संपूर्ण, भौतिक जो पढ़ रहे हैं फिजिकल, प्रतिक्रिया माने रिएक्शन, है ना। तो लक्ष्य भाषा का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से, जो लक्ष्य भाषा होता है क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित करते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो करते हैं तो मेरा आंसर नहीं होगा। शिक्षार्थी करते समय बेहतर तरीके से सीखते हैं। जब बोलते हैं, बोल करके बच्चे सीखते हैं तो बेहतर तरीके से सीखते हैं। श्रवण कौशल द्वारा जब बच्चे सुनते हैं तो सुनकर कौशलों को सीखते हैं, ते भी सही है, तो आंसर नहीं है। पठन बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में ए नहीं होगा, बाकी सभी सही है। सिर्फ नेहा ने सही बताया है आंसर, बस सिर्फ नेहा का आंसर सही है। अच्छा, ठीक। भाषा की कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। भोजनालय की भोजन तालिका, मेनू कार्ड, गीत के बोल, नौकरी हेतु विज्ञापन, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक। हाँ, बी नंबर, गीत के बोल। हाँ, गीत के बोल प्रामाणिक सामग्री। हो जाएगा अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक। बात किसका किया है, भाषा की कक्षा में, ठीक है ना। बात यहाँ हिंदी चल रही है, और भाषा की कक्षा में अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक का जो प्रमाणिक उदाहरण नहीं है, क्योंकि पूछा है भोजनालय, पूछा है भोजनालय की भोजन तालिका, गीत के बोल, नौकरी हेतु विज्ञापन, सब है। ऑप्शन डी। हम देख रहे हैं पेडागोगी में यही हाल हो रहा है। मनु भाई, हाँ, मनु भाषा की नई नई अध्यापिका हैं, उसे किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। कार्य पत्रकों, वर्कशीट का अभ्यास, विद्यार्थी को स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर, विद्यार्थी को प्रतिदिन पठन के अवसर, विद्यार्थी को शब्द संपदा या कंठस्थ करने के लिए। ऑप्शन डी। प्रत्यक्ष निर्देश विधि किस बात पर निर्भर करती है। सुनिश्चित तरीके से व्याकरण पढ़ाना, निगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ाना, आगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ाना, व्याकरण नहीं पढ़ाना।
बोलिए जल्दी से। जल्दी क्लियर करिए, जल्दी से आंसर रखिए। हाँ, बी नंबर है ना, बी। हाँ, अरे आंसर बताइए, बाढ़ छोड़िए, यहाँ आंसर नहीं आ रहा है, बाढ़ पे चल रहे हैं। क्या माइक ऑन, किसका आवाज आ रहा है इतना? प्रत्यक्ष विधि किस पर बल देता है? आगमनात्मक तरीके से। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई दे, और दिखाई देता है क्या नियम की उदाहरण? जो आप उदाहरण देते हैं वो पहले दिखता है। तो व्याकरण पढ़ाने के लिए पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं, कुछ दिखाया जाता है, तब जाकर के सिखाया जाता है। तो आगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ाना। हम्म। भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी है? वह विशेष समय जब बालिका गहन प्रशिक्षण द्वारा भाषा सीखती है। बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समय की उपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जाती हैं। कक्षा में परीक्षाओं की आवृत्ति, भाषा अभ्यास के लिए एक विशेष अवधि। हाँ, बिल्कुल, बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समस्या की अपेक्षा सहजता से सीखी जाती हैं। ये तो आसान सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडार शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों में शब्दों का प्रयोग की योग्यता हासिल करना, संदर्भ से शब्दों के अर्थ समझना, शब्दकोश का प्रयोग, शब्द अर्थ कंठस्थ करना। जी, कंठस्थ रट्टा मारना निगेटिव है। है ना? रीमा ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसे अपने विद्यार्थियों को उस कहानी का अंत बदलने के लिए कहा। इस गतिविधि से रीमा अपने विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाह रही है? व्याकरण की बेहतर समझ, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता का पोषण, लिखने के उद्देश्य से भाषा की बेहतर समझ, निपुण पाठक। हाँ, ये तो प्रश्न जैसे रिपीट हो गया है तो। हम्म। जी, आगे। सुजाति चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों की सही वर्तनी लिखें। अरे सुजाता या सुजाति दोनों नाम हैं, है ना? उसे अपने, अच्छा, सुजाता चाहती है उसे अपने विद्यार्थियों की कैसी मदद करनी चाहिए? शब्दों का सही उच्चारण, शब्दों का सही पठन, साफ साफ लिखना, सही लिखना। हम्म। शब्दों का सही सही
साफ साफ लिखना नहीं, शब्दों का सही उच्चारण। वर्तनी की बात किया है, ध्यान दीजिए। हम्म। अंशु कक्षा 8 में पढ़ाती हैं। अंशु तो मैडम होंगी ना। हाँ तो लेकिन पढ़ाती हैं। अपने विद्यार्थियों के सद भंडार में वृद्धि करना चाहती हैं। सद भंडार में वृद्धि का सर्वोत्तम तरीका है पठन, लेखन, वाचन, श्रवण। हम्म। सद भंडार में वृद्धि सबसे अच्छा तरीका। पठन। वो पढ़बे ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? हैं? पहले तो सबसे अच्छा पढ़े तो तब सद भंडार होगा। आप उसको पढ़ाने पे जोर नहीं दे रही हैं, पहले वाचन ही करा दे रही हैं उससे। हैं? गीता की कक्षा में अधिकतर बच्चे अप्रवासी हैं। कोई पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं। गीता उनके घर की भाषा का प्रयोग करती हैं और साथ ही धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग शुरू करती हैं और अंग्रेजी में निर्देश देती हैं। गीता अपनी कक्षा में किसका संवर्धन कर रही हैं? द्विभाषावाद, राष्ट्रभाषा, देशभक्ति, क्षेत्रीयवाद। हाँ, चलिए, ये तो भाई द्विभाषावाद है। आप प्रवासी हैं, पहली बार अंग्रेजी, उसके बाद घर की भाषा, एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन, तो द्विभाषावाद कहलाएगा ना। जी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है? अर्थ तत्व पर आधारित पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए विभिन्न स्थितियों में भाषा पढ़ाते हैं। भाषा प्रयोग की प्रयुक्तता पर ध्यान नहीं देते हैं। भाषा के सही प्रयोग पर ध्यान देते हैं। हम्म। ध्यान नहीं देते हैं, यही हो जाएगा। ऑप्शन सी, संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है तो भाषा प्रयोग की प्रयुक्तता पर ध्यान नहीं देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है? शब्द भंडार द्विभाषिक सूची के माध्यम से सिखाया जाता है। भाषा की सटीकता को बहुत महत्व दिया जाता है। भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है। महान लेखकों के लंबे लंबे लेखन को पाठ्य सामग्री के रूप में लिया जाता है। जी। हम्म। भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है ना? अरे भाई, भाषा का अधिगम शब्दों का अधिगम है। अच्छा बताइए, भाषा का अधिगम, आप ही बताइए, भाषा का अधिगम शब्दों का अधिगम है? इसका मतलब शब्दों का अधिगम।
अरे विशेषता पूछा है, व्याकरण अनुवाद की विधि। जैसे कोई महान लेखक हैं, उनका थोड़ा सा जो लेख है, जो पाठ सामग्री है, थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर हमको व्याकरण सिखाना है तो इसको तो सिखा सकते हैं ना, छोटा छोटा खंडन करके नहीं सिखा पाएंगे। तो उसकी विशेषता है कि नहीं है? और सब व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता है, लेकिन भाषा अधिगम का मतलब शब्दों का अधिगम, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है। मिनी चाहती है कि उसके विद्यार्थी अपनी पठन सामग्री का सारांश जान ले। उसे किस पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए? समाचार पत्र के आलेख, पत्रिका के आलेख, शोध लेख, शब्दकोश। हम्म। 1 1। सारांश जानने की बात है तो शब्दकोश। ठीक है। आज पेडागोगी में फंसे हैं बहुत लोग, है ना। शब्दकोश। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय सभी को, शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।